सभी को नमस्कार and good morning to everyone. November is called as Diabetes Awareness Month. I'm directly coming to the topic because of less time. It is called as Diabetes Awareness Month because diabetes has taken epidemic proportions throughout the world. And November 14th, the birthday of Frederick Banting, जिन्होंने इंसुलिन का आविष्कार किया था, उनका जन्मदिन है. सो इस दिन को वर्ल्ड डायबिटीज डे के आकार में मनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायबिटीज के प्रति अवेयरनेस बढ़े, डायबिटीज से प्रिवेंशन मिले, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंशन मिले, और अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं तो उनके रहते हुए कैसे वो अपनी नॉर्मल जिंदगी बिता सकते हैं. सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड सिंस लास्ट you can say 25 years, 30 years. The world population of diabetes is around 490 million right now, and India alone has around 70 million. There is 7 crore or more than 7 crore of diabetic patients. So you can say हर सातवां डायबिटिक पेशेंट वर्ल्ड का एक इंडियन है. और दुख की बात यह है कि दो में से एक जानते नहीं है कि उनको डायबिटीज है, वो डायबिटीज सफर कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है. ये स्लाइड देखिए. डायबिटीज किल्स 1 person every 8 seconds, and in the same 8 seconds another 2% develop diabetes. So you see in what progression diabetes patients are increasing. डायबिटीज मिलेट आप बचपन में हम लोगों ने पढ़ा 7 blind men and elephant. So no one knows what actually the elephant looks like. Similarly, diabetes neither one disease nor due to one mechanism. बहुत साल पहले हम लोग जब एमबीबीएस करते तब पढ़े थे कि डायबिटीज इंसुलिन की कमी के कारण होता है, लेकिन आजकल उसके पैथोजेनेसिस में इतने मैकेनिज्म्स आ गए हैं कि ट्रीटमेंट भी उसी प्रकार से चेंज होने लगे हैं. सो चलिए जानते हैं डायबिटीज क्या है. डायबिटीज को कॉमन लैंग्वेज में कॉमन इस हिसाब से बोलते हैं शुगर की बीमारी, चीनी की बीमारी बोलते हैं. इसमें क्या होता है एक्चुअली नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज जितना रहता है उससे बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो उसको डायबिटीज बोलते हैं, या हाइपरग्लाइसीमिया, हाई ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया, या मेडिकल टर्म में डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं. इसका कारण क्या है? मैंने जैसे कहा इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंसुलिन फैक्ट्री. पैंक्रियास इंसुलिन फैक्ट्री है, तो इसकी अगर ठीक से कार्यक्षमता नहीं होती है तो इंसुलिन का अभाव हो जाता है और डायबिटीज होता है. तो ये इंसुलिन और ग्लूकोज का क्या रिलेशन है? जब कंप्लीट डेफिशिएंसी हो जाती है, बिल्कुल इंसुलिन तैयारी नहीं होती शरीर में, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, जो कि बच्चों में होता है यूजुअली, और जो बड़ों में होता है 30 साल की उम्र के बाद कॉमनली, आजकल बच्चों में भी देखा गया टाइप 2 डायबिटीज, उसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं. इनमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, उसके पहले जानते हैं नॉर्मल वैल्यू नॉन डायबिटिक आदमी की, कॉमन आदमी की नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज वैल्यू कितनी रहती है? खाली पेट में 100 मिलीग्राम से कम, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद 140 मिलीग्राम % से कम रहने से उसको नॉर्मल बोलते हैं. और खाली पेट में 126 मिलीग्राम % से ज्यादा और खाना खाने के 2 घंटे के बाद 200 मिलीग्राम से ज्यादा होने से उसको डायबिटीज बोलते हैं. तो इस बीच में 100 से 126 खाली पेट में, 140 से 200 खाना खाने के बाद, इस बीच का गैप कहां गया? इस गैप को बोलते हैं प्री डायबिटीज. फास्टिंग बिटवीन 100 to 125 एंड पोस्टप्रेंडियल बिटवीन, माने खाना खाने के बाद बिटवीन 140 to 200, इसको बोलते हैं प्री डायबिटीज. और यही सब पेशेंट्स है जिनको हम लोगों को ज्यादा टारगेट करना है ताकि अवेयरनेस बढ़ाने से ये लोग अपने लाइफस्टाइल को चेंज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से इनको डायबिटीज होगा नहीं. सो मोस्ट ऑफ अस माइट बी प्री डायबिटिक. अगर हम अभी से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो आप लोगों को डायबिटीज की तरफ जाएंगे नहीं, वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे. बिसाइड्स ब्लड शुगर, फास्टिंग सेकंड एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको A1C बोलते हैं, 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर, और ये प्रोग्नोसिस माने आप अच्छे कंट्रोल में है कि नहीं बताएगा, और साथ में आप दवाइयां रेगुलरली लेते हैं कि नहीं ये भी बताएगा. जैसे मान लीजिए आज ब्लड शुगर नॉर्मल है, लेकिन वो डॉक्टर के डर से 3 महीने दवाई नहीं खा रहा था, लेकिन आज दवाई खा के ब्लड शुगर नॉर्मल है, इसका मतलब नहीं है वो नॉर्मल है, बल्कि उसका ब्लड शुगर बहुत हाई रह सकता है. ये A1C से पता चल जाएगा. दूसरा, दवाई रेगुलरली खाते हैं पेशेंट और उनका A1C नॉर्मल था, लेकिन आज दवाई खाना भूल गए तो ब्लड शुगर हाई आ सकता है. तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मार्कर वेदर द पेशेंट इज वेल कंट्रोल्ड. वी कॉल इट प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक मार्कर. किनको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है? जिनकी फैमिली हिस्ट्री में माता पिता को डायबिटीज, अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो सारे बच्चों को डायबिटीज कभी ना कभी होगा. अगर एक पेरेंट को है, मान लीजिए फादर को और मामा को है, तो देयर इज चांसेस दैट 70% ऑफ द चिल्ड्रन विल डेवलप डायबिटीज. And if both the parents are not having, but both the family members of the parents are having, then there are 40%. Even if no one is having diabetes, still there is 20% chance of diabetes because of our lifestyle, changed lifestyle. After family history,
मोर देन 40, और जैसे उम्र बढ़ती है वैसे डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। जो ओवरवेट रहते हैं उनको भी डायबिटीज की संभावना बढ़ती है, और जो फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं उनको भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज में? ज्यादा प्यास होना, ज्यादा पेशाब होना, ज्यादा भूख लगना, वजन कम हो जाना, कमजोरी लगना, ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला दिखना, इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, पाँव में झंझनाहट होना, और घाव न सूखना, स्किन अनहेल्दी होना, और एक्सटर्नल जेनिटलिया में पेशाब के रास्ते में घाव होना। ये सब कुछ लक्षण हैं, लेकिन क्या सभी को लक्षण दिखते हैं? नहीं, सारे लक्षण दिखते नहीं, क्योंकि जब तक डायबिटीज होता है और लक्षण शुरू होते हैं तब तक मोर देन 50% ऑफ पैंक्रियास को डैमेज होना चाहिए, और मोर देन 50% ऑफ पैंक्रियास को डैमेज होने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल चले जाते हैं। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो डायबिटीज दिखाने आते हैं वो दूसरे डॉक्टर, स्किन के डॉक्टर के पास, या आंख के डॉक्टर के पास, या दांत के डॉक्टर के पास, या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद आते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि हमको डायबिटीज हो। स्किन के प्रॉब्लम के लिए या गायनिक प्रॉब्लम के लिए उनके पास जाने के बाद ही आते हैं। सो कम से कम 1.5 से 2 साल चले जाते हैं सिम्टम आते आते। इसलिए मेरे को सिम्टम नहीं है, मेरे को डायबिटीज नहीं है, ये सोचना गलत है। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी अफेक्टेड डायबिटीज। अभी कोविड इतना पैंडेमिक हो रखा है, और हमने 9 महीनों में डॉक्टर साहब से जितना भी सुना है कि कोविड डज नॉट कोई भी ऑर्गन को एस्केप नहीं होने देता, सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। हम लोग उसका कॉलेज टाइम में पढ़ा था, सिफिलिस एक डिजीज था जो सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। वैसे डायबिटीज एक ऐसा डिजीज है जो सारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है, किसी भी ऑर्गन को छोड़ता नहीं है। खास करके हार्ट, किडनीज, आईज, नर्व्स एंड फीट, these are the 5 important organs which are affected. It is not that other organs are not affected, but these are the most 5 important organs that are affected. इसलिए हम लोग डायबिटिक कार्डियोपैथी बोलते हैं, हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, न्यूरोपैथी बोलते हैं, डायबिटिक फुट बोलते हैं। आंख में क्या होता है? डायबिटीज अफेक्ट द ब्लड वेसल्स ऑफ द आईज, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डैमेज टू रेटिना, इसलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। कैटरेक्ट और ग्लोकोमा, मोतियाबिंद की संभावना भी बहुत, सफेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद दोनों की संभावना बहुत बढ़ जाती है डायबिटिक पेशेंट को। सो हर डायबिटिक पेशेंट को साल में कम से कम एक बार अपनी आंख की टोटल चेकअप करानी चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल पावर, बट रेटिना वगैरह सारा टेस्ट, प्रेशर वगैरह सारा टेस्ट कराना चाहिए कम से कम साल में एक बार। डायबिटीज हार्ट डिजीज कहा जाता है कि डायबिटीज इज इक्विवेलेंट टू 1 हार्ट अटैक। द रिस्क ऑफ अ सेकंड हार्ट अटैक पेशेंट को जितना रहता है उतना एक डायबिटीज पेशेंट को उतना ही रहता है। एंड डायबिटिक मैन एज कंपेयर टू नॉन डायबिटिक हैव 2 टाइम्स ऑफ हार्ट डिजीज, एंड women have 4 टाइम्स ऑफ हार्ट डिजीज, एंड हार्ट अटैक इज 27% मोर इन अ डायबिटिक पेशेंट एज कंपेयर टू नॉन डायबिटिक। कैसे होता है ये हार्ट अटैक? अब लोग जो खाना खाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल, जो तेल की चीज खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल प्लाक के हिसाब से अपने ब्लड वेसल्स में जमा होता है, और हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं उनमें भी जमा हो जाता है। इसके कारण ब्लॉकेज हो जाते हैं। ब्लॉकेज होने से माइनर हार्ट अटैक, जिसको एंजाइना बोलते हैं, या सीवियर हार्ट अटैक भी हो सकता है। Nerves, when the blood glucose level in the blood remains high for a very long time, it damages the nerves. और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट नर्व्स होते हैं पाँव में जो जाती है, इसलिए पाँव के नर्व सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। और पाँव में सेंसेशन कम हो जाते हैं, ठंड या गर्मी पता नहीं चलती है, गर्म पानी या किसी का चोट लगने से पता नहीं चलता है, और घाव हो जाते हैं पाँव में। इसके सिवा जैसे आप चादर ओढ़ते हैं तो आपको लगता है जैसे बहुत जोर से करंट मार रहा है, बोल के चादर से भी आपको बहुत जोर से करंट मारने जैसे लगता है। ऐसे लगता है जैसे चींटियां चल रही है पाँव में, या आंख पे चल रहे हैं। सो इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशन होते हैं। धीरे धीरे सेंसेशन पूरा लॉस हो जाता है। बिसाइड्स दैट ऑटोनोमिक नर्व्स भी डैमेज होते हैं। जैसे पेशेंट्स को दस्त लगने शुरू होते हैं जो कि दवाइयों से कंट्रोल नहीं होते हैं। गैस्ट्रोपेरिस, पेट फूल जाता है, पेशाब कंट्रोल में रहता है, रात को बार बार पेशाब होता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम होता है, और पेशेंट लेट के खड़े होने से या बैठ के खड़े होने से अचानक चक्कर आने से, जिसको पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं, ये ऑटोनोमिक नर्व डैमेज के कारण होते हैं। डायबिटिक फुट, मैंने जैसे कहा, पाँव डायबिटीज पेशेंट बहुत अफेक्ट होते हैं। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एम्पुटेशन इज एक्सीडेंट, एंड उसके बाद डायबिटीज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एम्पुटेशन। वैसे ब्लाइंडनेस का मैं जो ब्लाइंडनेस बोला, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज कैटरैक्ट, आफ्टर दैट इट इज डायबिटीज। सो पाँव में इन्फेक्शन, ब्लड सर्कुलेशन कम होना, नर्व सेंसेशन कम होना, इसके कारण पाँव में घाव होने से जल्दी से सूखते नहीं है, और पेशेंट को पाँव को हराना भी पड़ सकता है। किडनीज अपनी किडनी से चलने की तरह काम करती है, और वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन पेशाब में निकल जाता है, और प्रोटीन जो कि नेसेसरी है वो शरीर में रहता है। लेकिन जब ये किडनीज डैमेज हो जाते हैं तो प्रोटीन यूरिन में जाने लगता है माइक्रो एल्बुमिन के आकार में,
तो सबसे पहला टेस्ट जो होता है माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट जो बोलते हैं, वो यूरिन में जाता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल में एल्ब्यूमिन जाता है और शरीर में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, जिस कारण मुंह और हाथ पांव फूलने लगते हैं। तो अपने लोगों को फूलने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। हर डायबिटिक पेशेंट को कम से कम 3 से 6 महीने में एक बार माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट कराना जरूरी है और ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन कम से कम साल में एक बार कराना जरूरी है। स्किन में बॉयल्स होना, पीठ में घाव जिसको कार्बोंकल बोलते हैं, पीठ में बड़ा सा बहुमुखी घाव बोलते हैं होना, फंगल इन्फेक्शन होना, ग्रोइन में फंगल इन्फेक्शन होना, एक्सटर्नल जेनिटल में इन्फेक्शन होना और जल्दी से कम न होना, दवाई खाने से भी कम न होना, ये सब डायबिटीज के लक्षण होते हैं। स्किन को हेल्दी रखना जरूरी है। सो डायबिटीज कैन नॉट बी क्योर्ड। बहुत लोग फॉल्स क्लेम करते हैं डायबिटीज कैन बी क्योर्ड, बट डायबिटीज कैन नॉट बी क्योर्ड। इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी पोस्टपोन, इट कैन बी प्रिवेंटेड, and to some extent it can also be temporarily reversed. How? So how can all this occur? Postpone, prevention, temporary reverse कैसे हो सकता है? By modifying our lifestyle. That is most important. So by diet, 30% of disease can be controlled with proper diet. Proper diet is a balanced diet. Proper diet is vital in the treatment of diabetes. Diet for a diabetic person need not be completely different from a non-diabetic. घर के दूसरे मेंबर्स जो खाते हैं वही डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। ऐसे नहीं कि डायबिटिस पेशेंट के लिए अलग खाना बनाया जाए और घर के दूसरे मेंबर के लिए अलग खाना बनाया जाए, वही खा सकते हैं। लेकिन खाने में बहुत सारा फाइबर होना चाहिए, बहुत सारी हरी सब्जियां होनी चाहिए और बैलेंस्ड खाना होना चाहिए और ऑयल का व्यवहार बहुत कम होना चाहिए। 1/2 लीटर पर पर्सन पर मंथ होना चाहिए, उससे ज्यादा ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। Fiber should be rich in fiber. Fiber delays the absorption of sugar and prevents rapid rise of blood glucose after meals. It prevents absorption of cholesterol and hence reduces the risk of heart disease also. So whole grains खाना चाहिए। whole grains क्या होते हैं? जैसे दलिया खा लिए, आटे के बगैर, मैदा और आटा ना खा के दलिया खा लिए। आप ब्राउन राइस खा लिए, चावल का आटा जो यूज करते हैं वो यूज ना करके, सेमोलिना वगैरह जो यूज करते हैं वो यूज ना करके आप ब्राउन राइस खा लिए, आप ओट्स खा लिए। सो दीज आर कॉल्ड होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रॉ सलाड्स प्लेंटी लेना चाहिए और कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी दिन में जरूर पीना चाहिए। You can take buttermilk, you can take skimmed milk and toned milk. Fruits like watermelon, sweet lemon, apple can be taken. Non-vegetarian food में egg white, fish, chicken खा सकते हैं। मटन अवॉइड करना चाहिए non-vegetarian को। Foods particularly to be avoided is chini, good, honey, sweets, cold drinks, ice creams, colas, and coconut water, glucose। क्योंकि कई बार ऐसे देखा गया है, सब पेशेंट को सारा एक्सप्लेन करने के बाद पूछते हैं सर ग्लूकोज खा सकते हैं क्या? इसलिए मैंने ये जो भी ऐड किया, पेशेंट्स के जो सवाल होते हैं उन्हीं को देख के मैंने ऐड किया है। देखा हुआ कि डाब पीने के बाद भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। गन्ने का रस, वाइटल जेड, ORS, मिश्री और अमूल दूध। अमूल देखा गया है कि अमूल दूध का चाय जो पीते हैं उनका ब्लड शुगर कंपैरेटिवली बढ़ा हुआ रहता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मोकिंग, जो बिना स्मोकिंग के जो रीडिंग आता है और स्मोकिंग करने के बाद जो रीडिंग उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। So these things should be avoided. After diet, what next? Exercise. Exercise helps in controlling weight. Exercise helps in reducing weight and that can help in control of diabetes. Exercise increases insulin sensitivity और resistance को कम करता है। इसके कारण अपने शरीर में जो इंसुलिन रहता है वो अच्छा काम करता है और बॉडी मसल्स को टोन करता है, हार्ट को टोन करता है। So exercise is very important. But before you start exercise, you must consult your doctor कि what exercise should we do and whether we can go for exercise or not. Like those who are having eye damage, जिनका आई में डैमेज है, किडनी डैमेज है, फुट में प्रॉब्लम है और जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, उनको जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करना चाहिए। उनको नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज लाइक स्विमिंग और साइकिलिंग कर सकते हैं वो लोग। तो अपने डॉक्टर का कंसल्टेशन लेके ही एक्सरसाइज का प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। What next after diet and exercise? So there are a large number of medicines which are working at different places in the body, not only on the pancreas. कुछ किडनी में काम करते हैं, कुछ आंतों में काम करते हैं, कुछ लिवर पे काम करते हैं, कुछ मसल्स पे काम करते हैं। So there are different types of medicines. Some medicines doctors advise you before food, some with food, some after food. So follow the medicines as prescribed by doctor. बहुत बार देखा गया है कि होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, दवाई खाते हैं, खाना खाते हैं। That is completely wrong. There are certain medicines which should be taken half an hour before food. जैसे इंसुलिन भी देखते हैं, होटल में जाते हैं, इंसुलिन ले लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। That is wrong. Insulin should be taken, the conventional insulin should be taken at least 15 to 20 minutes before food.
So follow your doctor's advice and follow your regular medicines regularly. Do not forget your medicines. They're very important to prevent complications of diabetes. Remember, it's not only important what you eat, but how much you eat and at what time you eat. That is also very important. So it should be a balance between what you eat, how much you eat, and whether your timings are proper, or disciplined or not. Tight control of diabetes always reduces complications. It is you and only you who can make the difference in controlling diabetes. We need to rule our diabetes. Don't allow diabetes to rule you. Diabetes is like an animal. If taken care, it may behave as a pet. If neglected, it may behave as a wild animal. It depends on us. Thank you.